जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आरआरबी रेलवे फार्मासिस्ट की जो सीरीज जारी की गई थी। इसमें हम क्या क्या कवर कर लिए थे आपको बता देना चाहते थे। इतना चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लिए थे। देखिए ये आपके सामने पूरा सिलेबस है। इसमें 2015 का हम पेपर सोल्यूशन देख लिए थे, 2019 का 2 सेट और 2025 का 2 सेट को पेपर को एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिए थे। ठीक है, जो अब प्रैक्टिस से जारी की गई थी। क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। एटलीस्ट मान लेते हैं आज का आपका 20 उस तारीख है, यानी 21 तारीख है। ठीक, अब 10 दिन इसमें और टोटल 17-18 दिन बचा हुआ है। तो तैयारी को बूस्ट करने के लिए हम प्रैक्टिस सेट जारी कर दिए हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट, 1 से लेके 6 प्रैक्टिस सेट पूरा डिटेल में कर लिए थे। आज हम कवर अप करने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। इस पूरे बुक का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी प्राइस केवल और केवल 70 रुपीज़ रखी गई है। पूरी बुक की प्राइस एटलीस्ट देखा जाए तो 800 रुपये है। ठीक है, इसको केवल और केवल 70 रुपये में आप क्या कर देंगे, अपने मोबाइल पे पीडीएफ मंगा के इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। आपके सामने यहाँ पर शुरू करते हैं आपके सामने यहाँ से प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। ठीक, अब 2025 वगैरह का आप पेपर देखेंगे कि यानी कैसे इसमें सोल्यूशन देगा। तो देखिए जो आपके सामने 2025 का पेपर सोल्यूशन है ना, तो ये देखिए 2025 का पेपर सोल्यूशन। तो ये देखिए पूरा फुल डिस्कस के साथ, ऐसा नहीं कि मतलब इसका ये सही है इसका ये सही है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों आता, याद रखना। अब ये कौन सा आंसर सही है फिर विथ रिविजन के साथ आपके सामने कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। उस तरह से ये क्वेश्चन देखेंगे। और भी यदि क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे यदि जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, देखिए मान लेते हैं ये दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर सही है, क्यों सही है, पूरा डिटेल में यहाँ देखिए डिस्कस किया गया है। तो इस टाइप से आपको क्या करेगा, पूरा डिस्कस करके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट द फार्मास्यूटिकल फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन हॉस्पिटल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्पताल में अस्पताल फार्मेसी सेवाओं के फार्मास्यूटिकल कार्यों को बताता। कहने का मतलब हॉस्पिटल में देखेंगे तुम्हारे पास क्या खुलती, फार्मेसी खुलती है सर। यस सर, खुलती है। तो इसमें से ऐसे कौन सा कथन सही है जो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक दे रखा है ये, दूसरा दे रखा है ये। इनमें से कौन सा सही है इसको बताने का काम है। सबसे पहला दे रखा तुम्हारे पास, फर्निशिंग ड्रग्स इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियन इन अदर प्रोफेशनल स्टाफ। मतलब चिकित्सा और अन्य पेशेवरों कर्मचारियों को दवा के जानकारी में यानी प्रदान करना। मतलब आप एक फार्मासिस्ट है तो फिजिशियन को बताएंगे ये दवा प्रेजेंट है। कोई भी अदर भी यानी प्रोफेशनल स्टाफ आपसे पूछे तो दवा का इन्फॉर्मेशन आप देंगे। तो ये तो सही है। दूसरा, ड्रग्स यूज रिव्यू, मतलब ड्रग्स का कैसे यूज करना उसकी पूरे डिटेल में बताना एक फार्मासिस्ट का काम होता है, यानी फार्मेसी का काम होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 सही है भैया, नहीं। ओनली 2 सही है, नहीं। बोथ ए एंड बी, तो तुम्हारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारे पास क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। क्या लिख रखा है, विच इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड फोकस ऑन द मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। यानी कास्ट के बारे में कहा है। ठीक है, कास्ट के बारे में। अब स्टॉक के बारे में कहेगा तभी हमको बताएंगे। कॉस्ट बाय मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल ऑर्डर साइज, मतलब कौन सी इन्वेंट्री नियंत्रण विधि एक, ठीक है, इष्टतम ऑर्डर आकार बनाए रखकर इन्वेंट्री लागत को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले आते हैं एबीसी एनालिसिस क्या कर देती है, हमारे स्टॉक के साथ साथ यानी ये पैसों को भी मैनेज करती है। ठीक, अब नेक्स्ट में आते हैं तुम्हारे पास जस्ट इन टाइम, मतलब जब टाइम रहे तब। फीफो ये स्टॉक को मेंटेन करने के लिए वो भी मेनली किसको, एक्सपायरी प्रोडक्ट को मेंटेन करता। बट पैसे की बारे में बात कहे तो इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, आर्थिक ऑर्डर के अनुसार हम दवाइयाँ क्या कर देंगे, लेंगे। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। विच सेल प्रमोशन
विच सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्व ऑफरिंग कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर ए रिड्यूज प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल एंड मूव इन्वेंट्री। मतलब तुम्हारे पास जैसे क्या कर रखा, कौन सी बिक्री संवर्धन तकनीक से अल्पकालीन बिक्री बढ़ाने और इन्वेंट्री को यानी स्थानांतरित करने के लिए उपभोक्ता की कम कीमत की पेशेवर, ठीक है, पेशकश करना शामिल होता। मतलब तुम्हारे पास जैसे मान लेते हैं आपको दवा बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेचती है, कम समय में ज़्यादा दवाइयाँ बेचनी है, तो इसमें से कौन सा तुम्हारे पास यानी प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा रखा है, लिख रखा है लॉयल्टी प्रोग्राम। अब लॉयल्टी प्रोग्राम तब होता है जब कोई बंदा आपकी दवा लेगा, उसको प्रयोग करेगा तो देखेगा सही है कि नहीं, तो ये तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तुम्हारे पास क्या लिख रखा, कूपन सिस्टम। अब याद रखना कूपन सिस्टम में कुछ लॉटरी वगैरह पैसा वगैरह तुम्हारे पास नहीं होता, उस वाले सिस्टम के रखेंगे तो ज़्यादा सूटेबल, बड़ी तेज़ी से क्या होगा, छोटे ही समय में क्या होगी, यानी इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अब निकलेगा नहीं मान लेते हैं, ठीक है, निकलवा नहीं करे कि मतलब कितना क्या निकलेगा, तो आपके कुछ समय के बाद आपका सेल डाउन कर जाएगा, ठीक है। फ्री सैंपल मुफ्त नमूना देंगे तो इससे भी थोड़ा सा पड़ता है, बट ये देखने में ज़्यादा फ्री देंगे तो लोगों को लगेगा लगातार खराब दवाई देता है, ठीक है। तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या लिख रखा, चौथा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन, ठीक है, बैंक इन द बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस सेक्टर। मतलब बैंकिंग तथा वित्त सेवा क्षेत्र में वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, मतलब जो बैंक होता है उसका एक्चुअल रियल काम क्या होता है यहाँ पर बताना। पहले बात तो तुम्हारे पास क्या होगा, मुद्रा जारी करना, ये तो आरबीआई करता था, भैया गलत हो जाएगा। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड, ये तुम्हारे पास फंड थोड़ी ना देता, लोन वगैरह देता है। एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब जो जमा करोगे उसको ले लेगा। प्रोवाइड लोन, ये तुम्हारे पास बैंक का काम होता है, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास जमा स्वीकार करेगा, मतलब जो जमा करोगे वो आपको ऋण देगा, ठीक है, लोन देने का काम करेगा। तो बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ दिया, यहाँ पर आ जाते हैं, विच रिक्रूटमेंट मेथड इन्वॉल्व द प्रमोटिंग करेंट एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनिज्म। मतलब तुम्हारे पास कह दिया कौन सी भर्ती विधि में संगठन के भीतर वर्तमान कर्मचारी को उच्च पदों पर पदोन्नत करना शामिल होता है। तो भाई यह इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। कह दिया आपके सामने इंटरनल बाहरी भर्ती होता है, या आपके सामने परिसर भर्ती होता है, आंतरिक भर्ती होता है। आंतरिक भर्ती इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। विच इवैल्यूएशन मेथड इज टिपिकली यूज टू एक्सेस ए फार्मासिस्ट परफॉर्मेंस बाई गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस सोर्स इंक्लूडिंग सुपरविजन पीयर एंड पेशेंट। मतलब तुम्हारे पास क्या लिख रखा, विभिन्न स्रोतों हैं जिनके पर्यवेक्षक, सहकर्मी और रोगी शामिल होते हैं, ठीक है, से प्रतिक्रिया एकत्र करके फार्मासिस्ट प्रदर्शन को आकलन करने के लिए आमतौर पे किस मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप फार्मासिस्ट खोल दिए हैं दुकान, तो यानी कैसे जानेंगे कि फार्मासिस्ट सही है, पेशेंट से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, ये बहुत सारी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेंगे। तो मतलब हर एक कोने पे जाके हमको 360 डिग्री क्या करना पड़ेगा, सब कुछ जाँचना पड़ेगा। तो मतलब हर एक एंगल से हमें क्या फीडबैक आना चाहिए, तो फार्मासिस्ट सही है नहीं तो गलत। तो ए वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब आते हैं 6 यानी 7 नंबर, पॉइजन ड्रग्स इज ए कवर। अब बताओ जो पॉइजन ड्रग्स होती कि शेड्यूल ई के अंतर्गत आती है, शेड्यूल भी तुमसे पढ़ाया गया था, ठीक है। शेड्यूल तुम्हारे पास पॉइजन जितनी भी ड्रग्स होती है किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर, यानी शेड्यूल ई के अंतर्गत आती है। मतलब कितनी जहरीली आप दवा बेच रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, सब कुछ कितना अमाउंट में लिए हैं, कितना किसको किसको बेचे हैं, सब इसी के अंतर्गत आता है। तो यानी शेड्यूल ई के अंतर्गत पॉइजनस सब्सटेंस आता है, ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर थोड़ा कहानी सुन लेते हैं। लाइसेंस फॉर होलसेल यानी होलसेल ऑफ द ड्रग्स स्पेशल सी और तथा C1। अब सी तथा C1 के अंतर्गत कौन से आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वगैरह आते हैं। अब मान लेते इनको तुमको यदि बेचना है, ठीक है, इनको यदि बेचना है तो क्या करना पड़ेगा, 21 नंबर का बी फॉर्म फिलअप किया जाता है। 21 नंबर का बी, तो कह दिया 21 नंबर का बी फॉर्म फिलअप किया जाता है, इससे आपको लाइसेंस मिलेगा। कोई भी इशू होगा तो ये मेंशन करने वाले होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं तुम्हारे पास 9 नंबर कह दिया,
कोका तथा ओफी यानी क्या होगा ओपीएम और हेम्प कम अंडर द, ये तुम्हारे पास साइकोटिक तथा नारकोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती है। इसे लंबे समय तक लेंगे तो आपको लत लगने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो ये बताओ ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब डेंजरस चीज़ें हैं, खतरनाक चीज़ें हैं, डेंजरस ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो इनको तुम्हारे पास देखिए क्या लिख रखा साफ साफ, कोका हो गया, अफीम हो गया, गांजा खतरनाक दवा के अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसका दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जितनी भी दवाइयाँ ये सब बिक रही हैं सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी होती है। एक एक्ट होता है, इसी की तरह सारा सैंपलिंग वगैरह की जाती है। बिना प्रशिक्षण से आप यहाँ से बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यानी डेंजर ड्रग। पॉइजन एक्ट तुम्हारे पास क्या होता है? ये पॉइजन को देखते हैं। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1948 के तहत लाई गई थी। ये ड्रग्स तथा कॉस्मेटिक चीज़ों को मेंटेन करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। अब कह दिया 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया आपके सामने पावर ऑफ इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट अंडर द ड्रग्स एक्ट यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आर मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, मतलब किस सेक्शन के तहत किया गया? ये तुम्हारे पास धारा यानी सेक्शन 22 के तहत ये सब कंट्रोल किया जाता है। तो अलग अलग सेक्शन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अलग अलग सेक्शन दिया गया है। यहाँ से देखिए क्या लिख रखा है, सेक्शन 20 दे रखा, 21 दे रखा, 22, तो ये 22 के तहत आता, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। मतलब इसके अंतर्गत कितनी क्या दवाइयाँ बेचेंगे सब कुछ मेंशन ये करता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट लिस्ट सब्सटेंस दैट शुड बी सोल्ड और तुम्हारे पास बाय द रिटेल में तुमको बेचना है ओनली ऑन द गिवन विच द फॉलोइंग शेड्यूल, मतलब तुम्हारे पास क्या कर देना है, जैसे आप दुकान खोल दिए, ठीक है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट यदि आपको बेचना तो रजिस्ट्रेशन किस शेड्यूल के लिए आपको कराना पड़ेगा? तो शेड्यूल एच के लिए कराना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल एच के लिए, शेड्यूल एच में तुम्हारे पास देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है आपके सामने, औषधि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक सामग्री अधिनियम के अनुसार शेड्यूल एच में यानी एच में उन पदार्थों की सूची बनाई जाती है जो केवल पंजीकरण पर पर्चे पर ही केवल बेची जाती है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो बिना पर्चे के आप देख नहीं सकते। देखो ये है, यह सूची यानी उद्देश्य को सुनिश्चित करता है कि दुरुपयोग तथा संभावित, ठीक है, संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग और चिकित्सा परीक्षण के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये आपके सामने 11 नंबर का क्वेश्चन है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ से, ठीक। अब ये तो भैया हम कराए थे, इसको देखेंगे कितने लोग मेरे भाई कमेंट भी बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। ये 2-3 सेट में आ चुका है। कह दिया चैप्टर तुम्हारे पास क्या होगा, फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत रिलेटेड द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी पीसीआई, बताओ किस चैप्टर के अंतर्गत आता है? ऑप्शन में आपको बताते चलते हैं। कह दिया चैप्टर 1 के अंतर्गत, 3 के अंतर्गत, 4 के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत। इसको मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएं। देखिए कितने लोग ऐसे हैं इसको कमेंट में बॉक्स में लिख के दिखाते हैं। इसको हम काट देते हैं, नीचे से कोई 2 बताओ क्या होगा ऑप्शन। इसमें तो आप गेस ही कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। ये आसान क्वेश्चन था। ठीक, फास्ट हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन आर कॉल्ड, मतलब जो हॉस्पिटल के लापरवाही के कारण से इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जैसे मान लेते हैं, ठीक है, ये जो जितनी चीज़ें होती हैं, देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने 13 नंबर, अस्पताल से होने वाले संक्रमण को क्या बोला जाता है? नोसोकोमियल बोला जाता है। ठीक है, अब ये एक ऐसा तुम्हारे पास संक्रमण जो अस्पताल तथा अन्य सेवा सुविधा केंद्र से होता है। ठीक है, इसमें 2 सेटिंग पर जोर दिए जाना चाहिए। मान लेते कोई चीज़ लेबोरेटरी वाली चीज़ें हैं तो बिना प्रिस्क्रिप्शन को आपको छूना नहीं है। ठीक है, मतलब बिना इजाज़त के छूना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में जो भी चीज़ यूज हो रही है पूरी अच्छे तरीके स्टरलाइज होनी चाहिए, तो उससे नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होती है। कह दिया सैटेलाइट फार्मेसी ए मोड ऑफ द ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, सैटेलाइट फार्मेसी दवा वितरण प्रणाली का एक तरीका है। बताइए इसमें करते क्या है, सबसे पहले दवा को यूनिट डोजेज फॉर्म में रखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं और डिस्पेंसिंग सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसी के अंदर दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं पेशेंट को लिए। ठीक है, अब इसमें पेशेंट को हम सीधे देखभाल करते हैं, उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर इज यूज फॉर, मतलब ऑटोमेटिक जो तुम्हारे पास होती हैं
किसके अंतर्गत आती है, ठीक है, ऑटोमेटिक। अब देखिए ओटीसी दवाइयाँ क्या होती हैं, ऐसी दवाइयाँ जो हम क्या कर सकते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। तो इसको तो बिना प्रिस्क्रिप्शन तो ओटी यानी ऑटोमेटिक स्टाफ से कोई दवा नहीं है। डेंजर ड्रग्स, अब भाई ये डेंजर ड्रग्स ऑटोमेटिक के अंतर्गत आती हैं, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। डेंजर ड्रग्स के अंतर्गत बहुत सारी खतरनाक दवाइयाँ आती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ले भी नहीं सकते हैं, लेंगे तो आपको जो देगा उस पे ऊपर भी केस हो सकता है, ठीक है। आप क्या आ जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आप हॉस्पिटल कंटेनिंग ए कलेक्टिंग लिस्ट ऑफ द ड्रग, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें दवाओं के सामूहिक सूची शामिल है। अब बताइए, ठीक है, कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या करिए, कोई एक हॉस्पिटल है, उसमें ऐसे बहुत सारी दवाओं का क्या होगा समूह है, ठीक है, तो उसमें एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सामने, हॉस्पिटल, ठीक है, फार्मूलरी बोला जाता है, फार्मूलरी बोल दिया जाता है, ठीक है। ड्रग्स इन्फॉर्मेशन बुलेट ये नहीं, यानी हॉस्पिटल रजिस्टर होता है, ये फार्मेसी यानी तुम्हारे पास फार्मूलरी रहेगा तो सही हो जाएगा। तो ये आपके सामने डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर कहानी चलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हमसे पूछा है, नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब तुम्हारे पास हॉस्पिटल फार्मेसीज में कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है। पहला दे रखा आपके सामने ऑप्शन में सप्लाई ऑफ द, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, बताओ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को तो सप्लाई करवा करते हैं, ठीक। दूसरा आपके सामने डिस्पेंसिंग ऑफ द नारकोटिक प्रोडक्ट, नारकोटिक प्रोडक्ट का डिस्पेंस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन, तो ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी में, क्योंकि डॉक्टर जब बैठेगा तो करना ही पड़ेगा। डिजाइन ऑफ न्यू ड्रग्स, जो न्यू डिजाइन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन, जैसे इंडस्ट्रीज वगैरह में बनाई जाती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सप्लाई तथा स्टोर ऑफ एसिलरी प्रोडक्ट, एसिलरी प्रोडक्ट का भी क्या कर देते हैं, भंडारण करते हैं, तो ये भी सही है। हमसे गलत पूछा है तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब कह दिया आपके सामने एम्बुलेंसरी पेशेंट क्या होते हैं, ऐसे पेशेंट जो क्या आते हैं, जैसे ओपीडी में पर्चा कटवाए, डॉक्टर को दिखाएं, दवा लेके भाग गए घर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेटरी पेशेंट बोला जाता है, जो ओपीडी पेशेंट को बोला जाता है। रिक्वायर टू गो होम आफ्टर टेकिंग यानी ट्रीटमेंट इन ओपीडी, ओपीडी में दिखाते हैं और चले जाते हैं, ओपीडी इज आल्सो नोन एज एम्बुलेंसरी पेशेंट बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट पे आपके सामने क्या लिख रखा है, लिख रखा आपके सामने इफेड्रीन इज यूज ट्रीटमेंट आप बताइए इफेड्रीन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी किसी को लंग्स जैसे प्रॉब्लम रहे, जैसे आपके सामने किसी को अस्थमा रहे तब प्रयोग कर सकते हैं, COPD रहे, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो इस समय कर सकते हैं, टीबी में तो नहीं कर सकते हैं, टाइफाइड में नहीं कर सकते, ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है, ठीक। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखेंगे तुम्हारे पास इफेड्रीन के बारे में, देखिए इफेड्रीन एक तरह का तुम्हारे पास दवा जिसका उपयोग विभिन्न में किया जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा में किया जाता है, COPD में किया जाता है, नेजल कॉन्गेशन में किया जाता है, मतलब इन कंडीशन में आप कर सकते हैं, मतलब मांसपेशियाँ जो हमारे पास लंग्स की होती है उस पर ये एक्ट करता है, मतलब लंग प्रॉब्लम में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मलेरिया तुम्हारे पास प्लाज्मोडियम से होने वाला बीमारी है। 20 नंबर क्या कह दिया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड भर्ती, इसमें तुम्हारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैटेगरी की दवा चाहिए, यानी PPP, जिसमें तुम्हारे पास क्या हो जाता है आपके सामने ओमाप्रोजोल आ जाता है। ओमाप्रोजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास इनहिबिटिंग द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करती है। जैसे मार्केट में देखेंगे ओमी के नाम से टैबलेट वगैरह आता है, ठीक है, ओमाप्रोजोल तथा डोम्प्रिडोन दोनों आता है, ओमी डी के नाम से आता है, ठीक। तो ये करते क्या है, हमारे पास शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं उस पे जाके एक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं। बताओ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब कम कब होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो तुम्हारे पास गैस्ट्रोआइसोफेगल रिफ्लेक्स होता है ना, तो वो जो बाहर आता है उसको भी रोकने का काम यही करता है, ओमाप्राजोल। याद रखना रेंटिडीन भी तुम्हारे पास क्या होगा, ये गैस्ट्रिक, ये सब एसिडिटी की दवा है। अब क्या दे रखा तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए लैक्सेटिव, और लैक्सेटिव क्या कर देती है, ये हमारे जो स्टूल रहते हैं, स्टूल मतलब जो मल रहते हैं उसको ढीला करते हैं, क्यों, क्योंकि इंटेस्टाइन से ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और यानी स्टील को ढीला करते हैं, जिससे हमारे शरीर से बाहर निकलने में मदद करती है, उसको लैक्सेटिव बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा लैक्सेटिव प्रयोग किया जाता है,
पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक तुम्हारे पास क्या देखा जाए तो ये देखा जाए तो एक एंटासिड के तरह प्रयोग किया जाता, लग्जेटिव की तरह प्रयोग नहीं किया जाता। सोडियम ट्राइसिलिकेट का भी प्रयोग नहीं किया जाता। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसका तो भैया प्रयोग किया ही जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या कर देती है, अलग अलग जगहों से पानी को खींच के लाती है, यहाँ देती है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में जो मल रहता है वो ढीला हो जाएगा और शरीर से आराम से बाहर आ जाएगा। तो ये मेथड से काम करता है। 22 नंबर क्या कह दिया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमिक ग्लैंड। हाइपोथैलेमिक ग्लैंड में सुने होंगे GH होता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे GRH बोला जाता है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये क्या कर देता है, ये देखा जाए तो आपके सामने प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलता है, प्यूटिटरी ग्लैंड से निकलता है, और ये हमारे शरीर को ग्रोथ हार्मोन की, मतलब पूरी शरीर को बनाना है, कितना लंबा करना है, सब ग्रोथ हार्मोन के अंतर्गत प्यूटिटरी ग्लैंड। अब याद रखना, प्यूटिटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये करते क्या है, देखिए पहुँचते हैं क्या लिख रखा, हाइपोथैलेमिक ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का उत्पादन करती है। GHRH प्यूटिटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन जारी करने के लिए उत्तेजित किया जाता है, जो उपपचयी क्रिया को क्या कर देता है, थोड़ा सा बढ़ाता है, और ये ठीक है लिख रखा है सोमेटोलिबेरिन के रूप में जमा करके एक पेप्टाइड हार्मोन बनाता है, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन बनाता है जो प्रोटीनियस नेचर का होता है, ठीक। तो ये आपके सामने कहानी हो गई। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी समझते हैं। कंबाइन पिल कंटेन करता है, मतलब कंबाइन पिल क्या होते हैं, ठीक है, कंबाइन पिल में क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। सबसे पहले कंबाइन मतलब, अब देखिए कंबाइन मतलब जैसे A+B मिल के क्या कर देता, एक कोई चीज़ बनाता, उसको कंबाइन पिल बोलते हैं। जैसे अभी जीरोडाल SP का एग्जाम्पल ले लो तो उसमें देखो सेक्लोपैरा और उसमें सरसेरियोपैरा, 2-3 चीज़ रहता है। तो यहाँ पर कंबाइन पिल में तुम्हारे पास एस्ट्रोजन होता, प्रोगेस्टान जो फीमेल हार्मोन, दोनों तुम्हारे पास मिला के बोथ एन बी, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी सुनिए। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है। अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव गुरुदेव क्या होती है, कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रयोग किया जाता है कि जो तुम्हारे पास फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल होती उसमें क्या कर देती है, जो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये भी फैमिली प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो ये तुम्हारे पास इंजेक्टेबल मतलब शरीर के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। तो पहला आपके सामने लिख रखा है इथियोस्ट्रॉन होता है, ये एस्ट्रोजन लेवल को क्या कर देता है, आपके सामने मेंटेन करता है। ये एक तुम्हारे पास इंजेक्टेबल इस शरीर के अंदर खाया जाता है, तो ये ऑलरेडी शरीर में हार्मोन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रोगेस्टॉन भी एक तरह का फीमेल हार्मोन हो गया। लिख रखा डेपो, ठीक है, डेपोमेथ्रो ऑक्सी प्रोपागेस्ट्रॉन एसिट्रेट होता है, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो 24 नंबर का सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये इंजेक्शन के रूप में क्या कर देते हैं, एक बार यदि प्रयोग करें तो गर्भधारण को लंबे समय तक ये रोकेगा। देखिए साफ साफ लिख रखा है, जिसे आमतौर पर डेपा वेप्रो के रूप में जाना जाता है। यह एक इंजेक्शन योग्य गर्भ निरोधक होता है, यह जन्म को नियंत्रित करता, लंबे समय तक एक, ठीक है, तक काम करने के रूप में, जिसे गर्भावस्था को रोकने के लिए हर 3 महीने पे इंजेक्शन के रूप में लिया जाता। मतलब एक बार ले लिए तो क्या कर देते, 3 महीने तक आपको इसको लेना नहीं है, ठीक है, तो ये काम आता है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, आगे चलते हैं भैया। अब कह दिया हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मतलब कहीं भी रहे तो आपके समझिए, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज लेवल, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, हाई ब्लड शुगर लेवल, तो शुगर लेवल पे टिक मार देना यहाँ से। हाइपर, अब हाइपो कहेगा तो लोअर पे मार देना, ठीक है, हाइपो मतलब लोअर होता है। 26 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, विच पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, डज अल्जाइमर डिजीज टारगेट। अल्जाइमर डिजीज भूलने की बीमारी होती है, जो अल्जाइमर ब्रेन पे काम करता है, तो ब्रेन पे टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। डूरिंग द ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस मतलब किसी को टीबी हो गई है, थेरेपी के दौरान जो तुम्हारे पास विटामिन B6 होता है, डिफिशियंसी अकर विथ मतलब किसकी कमी से होता है, ठीक है, तो ये आपके सामने किसकी कमी से होता है, आपके सामने आइसोनियाजाइड की कमी से होता है, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर
टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, आमतौर पे विटामिन B6 की कमी आमतौर पर आइसोनियाजाइड से जुड़ी होती है, ठीक है। आइसोनियाजाइड पेरीफेरल यानी न्यूरोपैथी का कारण बनता है, जो B6 की कमी का परिमाण होता है। इसे रोकने के लिए विटामिन B6 की अक्सर क्या कर देते हैं, ठीक, अक्सर आइसोनियाजाइड उपचार के साथ दिया जाता है, जिससे विटामिन B6 हमारे शरीर में मेंटेन हो जाता है। इसलिए विटामिन खाना भी भैया जरूरी है। तो आइसोनियाजाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से क्या दे रखा, व्हाट इज द एक्रो, ठीक है, हाइड्रिया हो जाएगा। एक्रोहाइड्रिया क्या होता है, देखिए एक्रोहाइड्रिया एक्चुअल में क्या होता है यह बताया। होता क्या है एक्रोहाइड्रिया में, जब ये हमारे पास पेट है तो पेट में क्या होता है, HCl की मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, बहुत ज़्यादा पेट के अंदर, ठीक है, HCl जब हो जाती है तो उसे यानी क्या हो, एक्रोनिकोर्डिया बोला जाता है। जब HCl की कमी होती भाई HCl की तुम्हारे पास क्या हो जाती है, प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। या दो चीज़ कंडीशन एक बताते हैं, देखिए यदि बढ़ जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कोर्ड्रिया बोला जाता है, कोरहाइड्रिया बोला जाता है, ठीक है। यदि बहुत कम हो जाएगी तो ए लगा दिया गया ना, तो ए यदि कम करेगा तो तुम्हारे पास शरीर के अंदर HCl की बहुत कमी हो जाएगी। ये कंडीशन इन विच द स्टमक डज नॉट प्रोड्यूस HCl, बहुत कमी हो जाएगी, तो यही वाले टिक मार देना यहाँ से, ठीक है। एक्सेस होगा तो भैया तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक है, एक्सेस जब होगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोर्डिया। इसकी उल्टा जब रहेगा तो वो सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट, अब HCl हमारे पेट के अंदर यानी, ठीक है, HCl जो होता है हमारे पेट के अंदर हो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में मेंटेन करता, पेप्सिन को एक्टिव करता, बहुत सारे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीड टू कन्वर्ट, ठीक है, ड्रग्स टू डोजेज फॉर्म, मतलब इसमें से ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या क्या ऑप्शन में दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। देखिए पहला सामने क्या दे रखा है, पुट एक्यूरेट डोज, मतलब सटीक खुराक होता है, उसे यूनि डोजेज फॉर्म बोलते हैं। दवा की लागत है तुम्हारे पास क्या कर देना है, कम करना, ठीक है। अब देखिए क्या कर रखा है, नीड टू नॉट हमसे पूछा है जी, ठीक है। सटीक डोज तो हम क्या कर देते हैं, दवा को के लिए अच्छे करते हैं। प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक जूस को कम करने के लिए एंटासिड मिला देते हैं। मेंटेन टू सस्टेन रिलीज मेडिसिन, ये भी सही हो गया। अब क्या, रिड्यूस द कास्ट, कास्ट के लिए तो इकोनॉमी जो हमारी इन्वेंट्री के अंतर्गत आता, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। अब आते हैं 30 नंबर पे, आपके सामने क्या लिख रखा, पेशेंट विद द न्यूली डिस्कवर्ड डायबिटिक क्यूरी टू नर्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द डेली फूड इंस्पेक्शन विच व्हाट इज द नर्स बेस्ट सोर्स ऑफ एक्शन, मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, हाल में ही पता चला कि मधुमेह वाला रोगी नर्स से दैनिक पैर निरीक्षण, यानी पैर नीचे वाला तुम्हारे पास ये पैर को निरीक्षण करने के लिए करता है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, मतलब मान लेते किसी पर्सन को डायबिटीज हो गया है तो उसको पैर का निरीक्षण करवाना, तो उससे क्या करना पड़ेगा, पहले चेक द, ठीक है, यहाँ लिख रखा टू चेक एनी इंजरी, बताइए पहले चोट तो लगे भैया, चोट तो लगभग नहीं किया है जी। प्रिवेंट लेग, तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, पैर के विक्षेपण को रोकने का काम करते हैं। चेक फॉर कट, यानी तुम्हारे पास चेक कट करते हैं, सोर कहीं घाव तो नहीं हुआ, सूखा तो नहीं हो रहा है, स्किन पे क्रैक तो नहीं है, ट्रीट करती है क्विकली अडर टू अवॉइड इन्फेक्शन, इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। क्योंकि किसी को मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज होता है, उनका घाव देखेंगे लंबे समय तक ठीक नहीं होता, ठीक। 31 नंबर क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, याद रखना ग्लाइकोजन से क्या कर देता है, ग्लूकोज में तोड़ता। ये किसके अंतर्गत होता है, लीवर के अंतर्गत होता। पहले दे रखा आपके सामने ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लूकोज की जो बनने की प्रक्रिया होती है ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती। दूसरा ग्लाइकोलाइसिस, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, जेनेसिस कहीं भी रहे तो समझ लो बनाना, लाइसिस मतलब तोड़ा जाता है। ग्लूकोज को जब तोड़ा जाता है किसमें, पाइरूवेट में तोड़ा जाता है, पाइरूवेट में तोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, जिसे ग्लाइकोलाइसिस विधि बोली जाती है। इसमें ग्लूकोज को पाइरूवेट में तोड़ा जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ये याद रखना, ये जो प्रक्रिया होती है किसके अंतर्गत होती है, लीवर के अंदर होती है, सारी प्रक्रिया लीवर के अंतर्गत होती है। तो ये 31 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, यहाँ से कहानियाँ चलती है आगे।
यहाँ पर आ जाते हैं। 32 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडेज थ्रू द सिट्रिक एसिड। यानी ये किसकी बात की रही है, क्रेब्स साइकिल की बात की रही है। अब हम आपको कहानी बताते हैं थोड़ा सा यहाँ से एडवांस टाइप में। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है याद रखना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में टूटता है, पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पायरुवेट क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, फिर क्रेब्स साइकिल के ईटीएस में क्या हो जाता है, ईटीएस में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक ग्लूकोज से तब जाके टोटल कितना 38 एटीपी निकलती है, 38 एटीपी। बट क्रेब्स साइकिल में टोटल 12 एटीपी प्रोड्यूस होती है। अब ये याद रखना, ग्लाइकोजन से तुम्हारे पास ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में तुम्हारे पास कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होता है। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म। क्रेब्स साइकिल ईटीएस कहाँ पर होती है, आपके सामने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में 12 एटीपी प्रोड्यूस होती है। कितना, 12 एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट नहीं है, मान लेते 9 एटीपी निकलती है, ठीक है। ऐसे कोएंजाइम निकलती है, ऐसे देख सुने होंगे ना, NDH2 का नाम सुने होंगे या फिर DH2 का नाम सुने। क्रेब्स साइकिल में ये सब निकलती है, ये जब बाद में जाकर कन्वर्ट होती है तब जाके 12 एटीपी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, 33 नंबर कह दिया है, सुक्रोज लिबरेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द हाइड्रोलिसिस। मतलब सुक्रोज के यदि तोड़ा जाता है, चीनी का फार्मूला कितना होता है आपके सामने, 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, आपके सामने 11 हो जाएगा। जब प्रेजेंस ऑफ इसे पानी के तोड़ा जाता है तो क्या बनाता है आपके सामने, ग्लूकोज बनाता है। क्या होगा, ग्लूकोज बनाता प्लस में फ्रुक्टोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसे इन्वर्टेज बोला जाता है, ये कन्वर्ट करके लेकर आता है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये प्रक्रिया काम करती है, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता। पहला, प्रोटीन यदि टूटता तो यूरिया तो निकालता। अमीनो एसिड तुम्हारे पास क्या होता है, नॉर्मल देखा जाए तो अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, जो क्या होता है NH2 ग्रुप होता है। एक अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड, 3 ऐसे ये सारे बनते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये तो निकलता नहीं, इसी से बनता। अमोनिया तो भैया निकलता, केरेटिन किडनी में निकलता ही है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, ठीक। 35 नंबर क्या लिख रखा है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी बन रहा, देखिए यहाँ पर बन रहा है। प्रीडोमिनेंट टेक प्लेस इन, मतलब वो कहाँ पर बनता, अभी बोले हैं लीवर के अंदर बनता। कहाँ पर, लीवर के अंदर। तो 35 नंबर का तुम्हारे पास ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बताइए किए हैं अभी आपको, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ चलती इनकी कहानियाँ। 36 नंबर क्या पूछा है, फॉलोइंग ड्रग्स काजे द हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड को ही क्या कर देता, तो खासकर हीमोग्लोबिन को तोड़ा जा रहा है इन द पेशेंट, ठीक है, विथ द ग्लूकोज PDP डिफिशियंसी एक्सेप्ट, हमसे पूछा है। मतलब तुम्हारे पास ग्लूकोज 6, ठीक है, फास्फेट DP होती है, D होती है, कि कमी वाले रोगी में निम्नलिखित में से दवा हीमोग्लोबिन हीमोलाइसिस के कारण बनती। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड को तोड़ा जाता है जिससे ब्लड की कमी हो जाती है। तब पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ से, प्री, ठीक है, क्यूनिन होता है इसका। तो हम इसमें ये ब्लड को तोड़ता नहीं। डेप्सन भी तने, इंसुलिन, पेंसिलिन, ये तुम्हारे पास क्या कर देता है, तोड़ता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इनकी कहानी यहाँ से, देखिए लिख रखा है प्राइमैक्विन हो जाएगा, डेप्सन हो जाएगा, मिथाइलबुलिन जैसे तुम्हारे पास दवाइयाँ 6 और फास्फेट G यानी ग्लूकोज GPD की कमी वाले रोगियों में ऑक्सीडेटिव गुणों के कारण हीमोलाइसिस का कारण, ठीक है, कारण बनने के लिए दी जाती है, यानी जानी जाती है। जबकि पेंसिलिन देखा जाए तुम्हारे पास एक तरह का आमतौर पर रोगियों को हीमोलाइसिस के कारण नहीं बनता है, इसका उपयोग सुरक्षित माना जाता है। पेंसिलिन का प्रयोग पहली बार कहाँ पर किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया हुआ था, ठीक है। पेंसिलिन नोटाटन नाम के फंजाई थे, उन्हीं से इससे प्राप्त किए हुए थे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 37 नंबर क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट इंक्लूड अंडर नेशनल वेक्टर बर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत,
ठीक। तो वेक्टर बर्न डिजीज क्या होती है, अब सुनिए। वेक्टर बर्न डिजीज ऐसी बीमारी है जो किसी न किसी जीव के द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जो लेकर जाता है उसी को वेक्टर कहते हैं। जैसे मक्खियाँ हो सकती है, मच्छर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें कह दिया ऐसे कौन सा डिजीज है जो यानी क्या होगा, नेशनल, ठीक है, वेक्टर बर्न डिजीज के अंतर्गत है, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता। यदि आप हॉस्पिटल में पढ़ेंगे तो अलग अलग तुम्हारे पास प्रोग्राम होते हैं। तब पहला दे रखा मलेरिया, ये तुम्हारे पास वेक्टर से होने वाला बीमारी, खासकर मच्छर से। फलेरिया, ये भी तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, बाउशेरिया वनकपटाई से होती है, पाँव फूल जाता है। पहले आ जाते हैं नेक्स्ट में तुम्हारे पास काला आजार। काला आजार भी तुम्हारे पास वेक्टर बर्न डिजीज के अंतर्गत आता है, बट ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ये वेक्टर बर्न डिजीज नहीं है, हमसे नहीं पूछा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक। 38 नंबर क्या लिख रखा है, द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम विच एम टू इम्प्रूव यानी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज कॉल्ड एज, मतलब तुम्हारे पास सामुदायिक भागीदारी में सुधार के उद्देश्य में पोषण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने पोषण के बारे में बताना है। ठीक है, कह दिया आपके सामने अप्लाई न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ये तुम्हारे पास सही है। बालवाड़ी तुम्हारे पास नेशनल प्रोग्राम इसमें नहीं किया जाता। मिड डे मील प्रोग्राम ये तुम्हारे पास नहीं की जाती, ये स्कूलों में किया जाता है न्यूट्रिशन को लेकर, यहाँ से। ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम फोकस ऑन द, ठीक है, तुम्हारे पास वुमेन हेल्थ, मतलब इससे कौन सी बीमारियां इसमें हैं, ठीक है, जो तुम्हारे पास किसके लिए, यानी वुमेन हेल्थ के फोकस के लिए प्रोग्राम की जाती है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा, पहला RCH, आर से तुम्हारे पास क्या होती है, रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ये आपके सामने रिप्रोडक्टिव एंड, ठीक है, ये आपके सामने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, मतलब आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब तुम्हारे पास सेक्स से रिलेटेड जितनी भी तुम्हारे पास क्या हो गए बीमारियां जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, HIV हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बारे में वुमेन को जागरूक किया जाएगा। चाइल्ड हेल्थ मतलब बच्चे के हेल्थ, जैसे बच्चा भी पेट में है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे प्रोटीन हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें चाहिए जो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक। तो पहला इधर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए इस प्रोग्राम में क्या क्या किया जाता है, देखिए लिख रखा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम महिला स्वास्थ्य को पर केंद्रित किया जाता है। गर्भावस्था, प्रसव, गर्भावस्था मतलब गर्भधारण कैसे करना, प्रसव मतलब जैसे कैसे बच्चा पैदा करना है, ठीक है, सुरक्षा मातृत्व, परिवार नियोजन, और तुम्हारे पास क्या लिख रखा, नवजात शिशु, ठीक है, स्वास्थ्य सहित महिलाओं को बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारा जागरूकता दी जाती है। ये क्या, यह कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में, ठीक है, 1997 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण लेवल पर शहरी स्वास्थ्य के मिशन के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें गांव को, औरतों को, जितने भी औरतें होती हैं उनको जागरूक किया जाता है। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब देखिए दो तरह की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल मतलब जैसे छुआछूत बीमारी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या कर देती है, जाती है। तो इसमें से तुम्हारे पास कह दिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। तो कह दिया आपके सामने क्रोनिक किडनी डिजीज, दूसरा आपके सामने डायबिटीज होगा, कैंसर हो गया। ये बताओ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, बट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये आ जाता है एड्स, जो कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आता है। तो ये आपके सामने हमसे नॉन कम्युनिकेबल, तो ये तुम्हारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये तुम्हारे पास नॉन है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इसे पे टिक मार देंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपके सामने कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर कैंसर बताओ क्या है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल सेल डेथ होती है। ठीक है भैया, ये भी तुम्हारे पास सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या अनकंट्रोल सेल डेथ हो जाएगी तो नेक्रोसिस हो जाएगा यार। ठीक है, इसमें रुक जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अभी रोको। ठीक है, यानी कंट्रोल सेल ग्रोथ, यानी न्यूक्लियस रहेगा तभी तो कंट्रोल कर पाएगा, तो भैया ये नहीं है। अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, यहाँ पर सेल डेथ दिया था, तो यानी कि इस पे मार देंगे आपके सामने यहाँ से, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपके सामने कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, अब भैया एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बतावा यहाँ से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज
अब यहाँ बता हुआ, ठीक। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज पूछा था, इसमें से तुमसे पूछ दिया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अभी बताएं तुम्हारे पास कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, कैंसर पे टिक मार देंगे। उसमें भी कैंसर देखो यही चीज़ उठा के यहाँ दे दिया गया। सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जब फैलती हैं तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, ये एसटीडी के अंतर्गत आती है, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं, वेस्कोसिटी ऑफ द अगार सोल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अगार एक तरह का मीडियम होता है, कल्चर मीडियम, जिससे बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोपेप यानी पेक्टीन बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें प्रोटीनियस नेचर का होता है जिससे कल्चर प्रोवाइड किया जाता है। तो 43 नंबर का तुम्हारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, देखिए अगार घोल तुम्हारे पास एग्रोपेक्टिन की उपस्थिति के कारण होता है। एग्रोपेक्टिन एक जटिल पॉलीसेकेराइड है जो अगर में पाया जाता है। इसमें लाल शैवाल, देखिए लाल शैवाल से निकाला जाता है और एग्रोपेक्टिन का उपयोग खाद्य पदार्थों को गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक मीडियम प्रयोग किया जाता है। 44 नंबर क्या दिया, टॉक्सिक प्रोटीन प्रेजेंट इन द कैस्टर आयल। यदि आप कैस्टर आयल, ये फार्माकोग्नोसिस से पूछा गया। कैस्टर आयल तुम्हारे पास जो होता है उसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो पाया जाता है, टॉक्सिक मतलब जो जहरीला पदार्थ पाया जाता है, उसमें रेसिन होता है। क्या होता है, रेसिन होता है, ठीक। जैसे अरंडी का तेल बोला जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, टॉक्सिक सब्सटेंस पूछा हुआ है। तो ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके सामने पाया ही जाता है, ठीक। यहाँ पर आ जाते हैं तुम्हारे पास 45 नंबर क्वेश्चन, क्या पूछ दिया, इनकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। विच वन ऑफ द बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ द ओरल इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, ऐसे चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे पास है, चाहे लिक्विड यानी दो तरह का होता है, एक ऑयल इन वाटर इन ऑयल होता है, एक ऑयल इन वाटर होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें से कौन सा है, पहले दे रखा आपके सामने एक्सेसिया, दूसरा आपके ट्रैगाकेंथ यानी वी वैक्स, या तुम्हारे पास क्या लिखा, वुल फैट दिया गया है, ठीक। तो इसमें तुम्हारे पास एक्सेसिया इज तुम्हारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट माना जाता है, जो ओरल इमल्सन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए आपके सामने क्या लिख रखा है यहाँ से, बबूल ओरल इमल्सन, ठीक है। यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बबूल एक्सेसिया जो दे रखा, ओरल इमल्सन के लिए सबसे अच्छी इमल्सन के एजेंट माना जाता है, जो तुम्हारे पास क्या होगा, गम अरबी यानी जीए, ठीक है, जीए गम अरबी लिखा, जिससे बबूल गम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। खाद्य पदार्थों के अनुप्रयोग में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी आप चलते हैं, ठीक है। 47 नंबर कहानी क्या दे दिया है, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, यदि आप पेट के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है आपके सामने, एब्जॉर्प्शन का है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बी वाले पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेजुनम यानी ड्यूडेनम होता है, इलियम होता है। इलियम सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है, ठीक। माउथ में डाइजेशन शुरू होता है, स्टमक में भोजन को रखा जाता है 3 से 4 घंटा, आइसोफेगस में किसी भी तरह का एब्जॉर्प्शन और किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, बाइल इज फॉर्म इन, मतलब बाइल कहाँ प्रोड्यूज होता है आपके सामने, लीवर के अंदर। याद रखना लीवर के अंदर प्रोड्यूज होता है, मतलब बनता है। और गाल ब्लैडर के अंदर याद रखना बाइल को स्टोर किया जाता है। बाइल की कहानी सुने, ये फैट का डाइजेशन करता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन के जरिए। तो लीवर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट एट एग्जिट, आप बताइए इंस्पेक्टर ऑफ ओजाइट कहाँ पर पाया जाता है। यदि आप इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनिए, ये आपके सामने पेट हो गया, पेट के बगल में यहीं पर आपके सामने लीवर हो गया, ठीक है, लीवर के बगल में यहीं पर गाल ब्लैडर हो गया। अब आइसोफेगस इस वाले रीजन को बोलते हैं, पेट है इसमें, यूरिनरी ब्लैडर जो पेशाब की थैली रहती है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोला जाता है। अब जो गाल ब्लैडर होता है वो यहाँ पर पाया जाता है लीवर में, जिसे इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, यानी तुम्हारे पास देखिए लीवर के अंदर तुम्हारे पास बाइल बनता है, बट स्टोरेज करता गाल ब्लैडर। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई आदेश देगा तभी ये क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में छोड़ेगा। तो गाल ब्लैडर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। अब आपके आते हैं 49 नंबर पे, ठीक। ये टेस्टोस्टेरोन एक तरह का मेल हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, मतलब जो तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन,
कहाँ से सीक्रेट होता है इसके बारे में बताना। पहले दे रखा सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल इसमें न्यूट्रिशन देता है। लीडिंग सेल क्या कर देता है आपके सामने, टेस्टोस्टेरोन का प्रोड्यूस करता है। देखिए लीडिंग सेल तुम्हारे पास क्या कर देता है, अंडकोश में पाए जाने वाले जो तुम्हारे पास टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन और स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। टेस्टोस्टेरोन तरह का मेल सेक्स हार्मोन होता है जो मेल में के अंतर्गत प्रजनन करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक तो यानी लीडिंग सेल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसी से क्वेश्चन पूछ दिया 60% ऑफ द सेमिनल वेजाइकल इज फॉर्म। मतलब तुम्हारे पास यदि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े होंगे तो सेमिनल वेजाइकल क्या होता है। देखिए स्पर्म निकलता है, स्पर्म को फ्लूइड जब दिया जाता है उस फ्लूइड का नाम आपके सामने सेमिनल वेजाइकल होता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड होता है, तब जाके ये फ्लूइड जो मिलता है यानी न्यूट्रिशन जो मिलता है तब जाके आपके सामने क्या बनता है, ये सीमेन बन जाता है। ठीक, अब इसके पास कैपेबिलिटी होती है जो मूव करके अंडा को फर्टिलाइज करेगा। तो यानी 60% जो तुम्हारे पास काम करने का काम सेमिनल वेजाइकल का होता है। यहीं से सेमिनल फ्लूइड वेजाइकल काम हो जाएगा करेक्ट। टेस्टिस के अंदर क्या हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एपिडिडाइमस जो ऐसे पकड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं। वास डिफरेंस जो नलीनुमा संरचना होती है। कहने का मतलब ये टेस्टिस हो गया, ऐसे जो पकड़ के रखा हुआ है एपिडिडाइमस। अब जिसमें रखा गया उसका स्क्रोटम जो लेकर जाता है उसको वास डिफरेंस बोला जाता है। यहाँ पर क्या हो गया 51 नंबर, प्रोसीड्यूर ऑफ द रिमूविंग ओवरी इज कॉल्ड। मतलब तुम्हारे पास क्या प्रोसीजर का नाम बताना। अंडाशय को हटाने की प्रक्रिया, मतलब अंडाशय पूरी तरह से जब हटा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओफोरेक्टॉमी बोला जाता है। ठीक है, ओफोरेक्टॉमी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वसोक्टॉमी काट के टाइट करके नसबंदी वगैरह किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। 52 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, 52 नंबर आपके सामने यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा यहाँ से बीटा आयनोन, यानी बीटा आयनोन इज प्रिपेयर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट डैश प्रेजेंट इन द लेमन ग्रास ऑयल। मतलब तुम्हारे पास बीटा आयनोन जो होता है लेमन ग्रास के तेल में मौजूद जो घटक होते किससे तैयार किया जाता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। वो सिट्रॉल से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्या कर देंगे, सिट्रॉल फिलअप कर देंगे। ठीक है, सिट्रॉल इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए सिट्रॉल की कहानी सुनिए। देखिए यहाँ पर एक सिंथेटिक सुगंधित मतलब जो स्मेल करने वाला होता है नींबू घास के तेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीबोपोमो सिट्रेट, एक घटक सिट्रॉल के रूप में किया जाता है। ठीक है, सिट्रॉल तुम्हारे पास गेरानियम और नेरल के मिश्रण और सिट्रॉल का उपयोग अद्भुत तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी तुम्हारे पास ये तरह का फ्लेवरिंग एजेंट के तरह प्रयोग किया जाता है। लेमन ग्रास ऑयल बताओ ये क्या होता है। लेमन ग्रास जो तुम्हारे पास ऑयल होते हैं वो भैया वोलेटाइल नेचर के होते हैं। ठीक है, वोलेटाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। वोलेटाइल नेचर के ऐसे होते हैं जो वाष्पित हो सकते हैं, इवेपोरेटिंग हो सकते हैं, उसको वोलेटाइल, जैसे पेट्रोल वगैरह की तरह होता है। ठीक, पुदीना कंटेन करता है, पुदीना हर एक बच्चों को पता मेंथॉल कंटेन करता है। ठीक है, मेंथॉल, पुदीना शामिल है मेंथॉल में। ठीक है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास जैसे सांस प्रॉब्लम हो गया, डाइजेशन, अभी देखेंगे गर्मी आ रहा है तो बल भर क्या करेंगे, गन्ने के जूस में पुदीना करेंगे। भोजपुरी गाना भी सुने होंगे, ला पुदीना ला, ये वाला चीज़ें, तो वो चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बताना पड़ेगा। 55 नंबर क्या दे रखा, सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड इज आइडेंटिफाई पेपर क्रोमेटोग्राफी बाय द, ठीक है, बाय द स्प्रिंग ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ। मतलब जैसे हमारे तो क्रोमेटोग्राफी करते क्या, ऐसे लेते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल ऐड कर दिया जाता है। अब इसी के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ता जब स्प्रे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पहले दे रखा अमोनिया, अमोनिया का स्प्रे तो भैया नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, एनिलीन हाइड्रोक्सी क्या लिख रखा, फैथलेट, ये भी नहीं करते हैं। इसका तो डीप किया जाता है, इसमें निनहाइड्रीन हो जाएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। इससे हम क्या कर देते हैं, छिड़काव करके पहचान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी सही है कि नहीं। देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी अमीनो अम्ल के पृथक की पहचान निनहाइड्रीन के तनु विलयन के छिड़काव द्वारा की जाती है। निनहाइड्रीन अमीनो एसिड के साथ क्रिया करके बैगनी रंग देता तो पता चल जाता क्रोमेटोग्राफी पे क्या उपस्थित है। ठीक, एक तरह का इंडिकेटर हो जाएगा आपके सामने। 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। क्या दे रखा है, लिख रखा आइसोक्रेटिक पंप
इज एंड द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, उसमें तुम्हारे पास किसका कंपोनेंट होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा आप सामने पोटेंटियम यानी पोटेंटियोमीटर भैया नहीं होता। HPLC ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका प्रयोग क्रोमेटोग्राफी के तौर पे इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास विच वन ऑफ दीज कंटेन ऑफ द बेंजडाल यानी बेंजल्डिहाइड ग्रुप, मतलब इसमें से कौन से किस्में हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन में तो भैया नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, आपके सामने क्या लिख रखा है, डाइफेन हाइड्रामीन, इसमें तो प्रेजेंट होता है। डाइमेन, ठीक है, डाइमेन हाइड्रीनेट होता है, तो इसमें भी प्रेजेंट होता है इसमें, तो बी और सी, तो तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब भैया एस्पिरिन का बताओ, इसमें से क्या है, इसमें से बताओ कौन ऐसा है जो एस्पिरिन का एग्जाम्पल है। तो एस्पिरिन का तुम्हारे पास एग्जाम्पल सी यानी CH3 लगना चाहिए और COOH लगना। देखिए OCOO CH3 लगा रहे, CHO ग्रुप रहता है उसमें एस्पिरिन। एस्पिरिन का उपयोग देखा जाए कब किया जाता है आपके सामने, जब किसी को सर दर्द होता है तब, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो एस्पिरिन, अब इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल डिहाइड सल्सिलिक एसिड बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है, एसिटल, ठीक, एसिटाइल सल्सिलिक एसिड होता है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब भैया एस्ट्रोजन इज ए डेराइव्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस, मतलब तुम्हारे पास एस्ट्रोजन जो होता है एक तरह का फीमेल हार्मोन, किसके यानी न्यूक्लियस के डेरिवेशन से ये बनता है, डेराइव फ्रॉम यानी किससे डेराइव किया जाता है भैया, ओस्ट्रियन से प्राप्त किया जाता है, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ए मॉलिक्यूलर यानी फार्मूला ऑफ मेथेन, तो मेथ में तुम्हारे पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन रहेगा, तो इसको मेथेन, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो मेथेन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यानी ट्राइलोसन इन यानी का डेंट्रीफायर विच इज कंसीडर सेफ, मतलब तुम्हारे पास कौन सा दत्तमंजन है। ठीक है, दत्तमंजन में ट्राइक्लोसन की वह सांद्रता जो सुरक्षित मानी जाती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बताना पड़ेगा कि मतलब कितना परसेंटेज पूछा है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज पूछा है, देखिए उसमें 0.3% होना चाहिए जो दत्तमंजन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दंतमंजन में प्रयोग किया जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा ट्राइक्लोसम की सांद्रता टूथपेस्ट में रोगाणु के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब एंटीबैक्टीरियल की मुंह का जो तुम्हारे पास बैक्टीरिया है वो मर जाए, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मोस्टली यानी तुम्हारे पास क्या होता है, टूथपेस्ट में प्रयोग किया जाता है, जो 0.3% ट्राइक्लोसम का अधिकतर स्वीकार, इतना इससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, 62 नंबर तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछ दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट कंपाउंड यानी कंपाउंड इज द कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक इन माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट, मतलब तुम्हारे पास इनमें से कौन सा यौगिक है जो आमतौर पे माउथ वॉश होता है, टूथपेस्ट में एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं कहते हैं अभी किसी को चोट वोट लग जाती है तो माउथ वॉश दिया जाता है। माउथ वॉश करते क्या है, वो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उसको मारने का काम करते हैं। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, बोरेक्स का भैया नहीं, घाव पे लगाया जाता है, सल्फीटर का नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव को धुलने में प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फ्लोराइड रहेगा तो और सूटेबल रहेगा। जितने भी टूथपेस्ट वगैरह होते हैं देखेंगे उसमें सोडियम फ्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की मात्रा रहती है जो एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड है तो उस पर भी टिक मार देना। सोडियम फ्लोराइड क्लीनिंग भी एजेंट करता है और बचाने का काम करता है। 63 नंबर क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, फॉर इट इंटेंडेड यूज, मतलब निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई प्रक्रिया अपने इच्छित उपयोग के लिए ठीक काम कर रही है कि नहीं, उसका वैलिडेशन सत्यापन देखा जाता है कि भैया कागज़ तो लाओ, सत्यापन, तो वैलिडेशन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हो जाएगा आपके सामने, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 74 नंबर क्या है, सॉरी 64 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इस पे चलते हैं। तुम्हारे पास कह दिया आपके सामने रेसली, ठीक है, रेसलीजुमाब इज अप्रूव्ड बाय द FDA इन 2016 फॉर, बताओ किसके लिए ये किया गया था।
ठीक है, तो किसके लिए किया गया था आपके सामने, अस्थमा के लिए किया गया था। अब इसमें तुम्हारे पास देखो लिख रखा है 65 नंबर, यहाँ से 64 नंबर क्या दे रखा है, यहाँ से लिख रखा आपके सामने, लिख रखा रेसिलीजुमैब मानव इंटर, ठीक है, इंटरसेलिकेन 5 के विरोध में एक मानवकृति, ठीक है, मोनोक्लोन एंटीबॉडी मैनमेड यानी मोनोक्लोन एंटीबॉडी और यूएस खाद्य और औषधि प्रशासन 2016 में, ठीक है, गंभीर अस्थमा के उपचार के लिए प्रयोग किया गया था। कब, यानी अस्थमा के प्रयोग के लिए किया गया था। तो अस्थमा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेट में तुम्हारे पास क्या लिखा, फूड स्टफ डिहाइड्रेशन बाय द फ्रीजिंग ड्राइंग, ठीक है, रीपर मतलब फ्रीज ड्रायर द्वारा निर्जलित खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है। पहला आपके ऑप्शन में क्या दे दिया है यहाँ से, ठीक है, फोर्टिफिकेशन उसे ट्रीट किया जाता है, सोलिडिफिकेशन सॉलिड बनाया जाता है, सोलिकेशन ये भी नहीं किया जाता, ये भी नहीं, ये भी, इसके लिए गैल्सिकेशन होता है। इसमें क्या कर देते हैं, जो भी तुम्हारे पास फैट वगैरह होते हैं उसके लिए मोस्टली किए जाते हैं। देखिए फ्रीज ड्रायर जिसे हम क्या बोलते हैं, लिफोलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ये एक निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन की क्रिया मतलब पानी को हटाने की प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन को जमा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं अभी प्याज है, अभी हम प्याज को यदि काट के रख देंगे तो उसको दिन के बाद स्मेल करने लगा। अब उसमें हम क्या कर देते हैं, जितना नमी रहती है हटा देंगे तो उसको लंबे समय तक हम रह सकते हैं। जैसे सूखा प्याज बोलते हैं, ठीक है, तो यानी बर्फ़ को ऊर्ध्वापातन द्वारा हटाया जाता है। यह विधि भोजन को यानी भोजन की संरचना, पोषक तथा स्वाद को बनाए रखने में मदद करती है। यानी गैल्सिकेशन शब्द का उपयोग कभी कभी फ्रीज ड्रायर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इससे जैसे मान लेते हैं आपके घर में बहुत सारा वो क्या है बोलते हैं लहसुन है, ठीक है, तो उसको सुखवा दिया जाता है, तो इसी विधि से सुखवाया जाता है। ठीक है, इस विधि से सुखवाएंगे तो नमी तो हट जाएगी पर लंबे समय तक। अब तो देखेंगे बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, जो मटर आप सफल मटर खाते हैं इसी प्रोसेस से ही किया जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस से किया जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने 66 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानियाँ चलते हैं। सोडियम सिट्रेट इज प्रिपेयर बाय, बताओ सोडियम सिट्रेट बताओ किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। सोडियम सिट्रेट क्या कर देते हैं, सोडियम नाइट्रेट पूछा है जी, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। अब देखिए नाइट्रेट नहीं नाइट्राइट पूछा है, तो होता क्या है, देखिए आपके सामने यानी, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट लिखेंगे आपके सामने। इसको जब क्या बना गर्म किया जाता है तो सोडियम नाइट्रा ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस में तुम्हारे पास ऑक्सीजन निकलता है। तो ये तुम्हारे पास बहुत तेज़ी से गर्म करेंगे तो होता है, देखिए सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट को बहुत तेज़ गर्म करेंगे तो ये होता है। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। लगभग इसको गर्म करने के लिए 300 से 400 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए ही चाहिए। देखिए साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर, देखिए NaNO3 को जब बहुत तगड़ा गर्म करेंगे 300 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो यानी सोडियम डाई नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन निकलेगा आपके सामने। ये एक तो हमारे पास ये औद्योगिक अंडरस्टेशन विधि होती है। 67 नंबर, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेलेनियम सल्फाइड इन शैम्पू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ, मतलब जो तुम्हारे पास डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है, सेलेनियम सल्फाइड मिलाया जाता है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी 2 से लेकर 3% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कह दिया 10% इतना नहीं चाहिए, 1% नहीं, 2.5 ये तुम्हारे पास सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 68 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, इसकी आते हैं। ये लिख रखा है इम्पोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक इंटेंट फॉर यूज ऑफ आई लेसेस कंटेनिंग कोल तार इज, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, कोल तार युक्त पलकों पर उपयोग के लिए, ठीक, अभिप्रेत कॉस्मेटिक का आयात किसके द्वारा किया जाता है। अनुमति होती है, अनुमति या तुम्हारे पास छूट होती है, प्रोविज़न होता है, इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आयात के लिए ये भैया नहीं है। 69 नंबर क्या पूछा है, ए लेबोरेटरी, ठीक है, पर्पज विच टाइप ऑफ ग्लास यूज, भैया ग्लास के अलग अलग टाइप पढ़े होंगे ना, तो इसमें तुम्हारे पास लेबोरेटरी जो में तुम्हारे पास पर्पज में प्रयोग किया जाता है टाइप ए, यानी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो देखिए साफ साफ लिख रखा है तुम्हारे पास बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 1 होना चाहिए, बोरोसिलिकेट जो लैब में प्रयोग किया जाता है।
टाइप इसको प्रयोगशाला तथा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा माना जाता है। टाइप 1 का ग्लास उपयोग कम से कम यानी कि प्रतिक्रिया कंटेनर तथा टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला तथा फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी जो मजबूती रसायन तथा एसिड से अभिक्रिया नहीं करती। क्योंकि मान लेते कोई ये गिलास उलास रहे उसी से रिएक्शन कर जाए तो भैया गड़बड़ा जाएगा, तो और दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इसीलिए नहीं प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं तुम्हारे पास। अब इधर तुम्हारे पास जितना भी पोर्शन था फार्मा, अब इधर जितना भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने नॉन फार्मा आएगा। अच्छा, ये फार्मा वाला क्वेश्चन है, लिख रखा अकॉर्डिंग टू यूएसपी द इंट्रैक्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट, मतलब इन ए मोनोग्राफ इंडिकेट स्टोरेज, मतलब तुम्हारे पास जैसे दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है ना, कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, मतलब सनलाइट और मॉइस्चर से इसको दूर रखना है। तो इसमें से कौन सा तुम्हारे पास उसी के अंतर्गत आता है? पहले दे रखा डार्क यानी डार्क स्पेस में, ये भैया नहीं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी मोनोग्राफ के अंदर स्टोरेज किया जाता है। कलर अंबर कलर बल यानी होना चाहिए, अंबर कलर होना चाहिए। लाइट रेसिस्टेंस कंटेनर होना चाहिए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इधर तरह से हमारे पास फार्मा वाला पोर्शन खत्म होता है। अब इधर जितना भी आएगा आपके सामने नॉन फार्मा वाला पोर्शन आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इन्हें एक एक करके हम क्या कर देते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अब क्या क्या दे दिया गया इनके सुनिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकी हरित शैवाल है? याद रखना वो भी यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब ऐसे सेल, ऐसे जीव जो केवल एक ही सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें कैरा तुम्हारे पास भैया ये यूनिसेलुलर नहीं मल्टी सेलुलर होता है। यूलोथ्रेक्स ये भी नहीं होता, स्पायरोगाइरा ये भी नहीं होता, क्लोमाइडोमोनास इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्लोमाइडोमोनास हो गया, क्लोरोफाइसी हो गया, क्लोरोफाइका का नाम सुने होंगे जी, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है जो अपनी भोजन बना लेता है, बट यूनिसेलुलर होता है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर कहानी इनकी चलती है। 72 नंबर की कहानी क्या बोल दिया गया, लिखिए कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है, मतलब जब एक्टिव रहते हैं, जब यानी एडल्ट रहते हैं तभी तक तुम्हारे पास सक्रिय रहती है। तो उसमें तुम्हारे पास थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर सचेत है, तो यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है, मतलब तुम्हारे पास एनजीओ सुने होंगे ना, एंजियोप्लास्टिक करना है, तो एंजियोप्लास्टिक किस पे की जाती है भैया, हार्ट पे की जाती है, हृदय पे, यानी हार्ट रिलेटेड करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंजियोप्लास्टिक देखिए तुम्हारे पास कहीं ब्लॉकेज वगैरह रहता है तो देखिए ये तुम्हारे पास मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है। एंजियोप्लास्टिक एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने के लिए रक्त वाहिकाओं को खोल दिया जाता है। नॉर्मल भाषा में किया जाए तो बाईपास सर्जरी जिसको बोला जाता है, उसके लिए तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिखा, 70-4-74 नंबर, ये हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। केसीन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है, इसीलिए तुम्हारे पास दूध किस क्या होता है भैया, केसीन होता, ठीक है। किसमें, ये कैसे चल रहा है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास येलो कलर का रहता है, सॉरी सफ़ेद कलर का रहता है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, यानी कांच बताओ ये किससे बनाया जाता है, ठीक है। कांच में तुम्हारे पास क्या होता है, सिलिका होता है या साई होता है, माइका वगैरह नहीं होता। देखिए इनकी सारी कहानी यहाँ से दिया गया है। देखिए कांच में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सिलिका, शीशा मुख्य सल्फाइड तथा कार्बोनेट अयस्क से बनाया जाता है। ये तुम्हारे पास सिरुराइट गैलेना, यह एक भारी धातु है और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। जिसे क्वार्ट्ज देखा जाए ये रेत तथा ग्रेफाइट के बनाए जाते हैं। माइका देखा जाए तो अभ्रक के बनाए जाते हैं धातु के। और सोडियम यानी तुम्हारे पास बोरिक एसिड से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास सिलिका इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, लिख रखा रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने उन तत्व, मेंडलीव मतलब जो तुम्हारे पास वो पीरियोडिक टेबल बनाए थे जो इस समय 118 तत्व है, उन तत्वों को साथ मिलकर नए यौगिकों को ध्यान केंद्रित किया था। किसके लिए, मतलब तुम्हारे पास जैसे कोई दो तत्व है उनको देखेंगे उनके गुण समान मिलेंगे तो एक का जगह रख दिया जाएगा, ठीक है। कार्बन इन हाइड्रो, कार्बन क्या होगा, सॉलिड हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में हटा हुआ। कार्बन देखा जाए तो यहाँ पर सोडियम में भी हटा हुआ। हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगभग इसी को माने हुए थे, ध्यान केंद्रित इस पे किए हुए थे, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व था जो दोनों जगह इसका मैच करता था,
77 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, डैश एक यानी देखा डैश एक सतह की घटना, मतलब इसमें से तुम्हारे पास एक सतह की घटना तुमको बतानी। सतह की घटना तो वाष्पीकरण, जैसे मान लेते हैं पानी आप रख दिए तो पानी ऊपर से यहीं पर क्या करेगा, धीरे 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 इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होगा उसी को वाष्पीकरण बोला जाता है। जैसे अभी पोछा लगा दिया जाए तो पानी बताओ सरफेस पे ही उड़ के खत्म हो जाएगा। कपड़े का सुखाना वाष्पीकरण होता, पानी का ठंडा होना वाष्पीकरण होता। अब 78 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। डैश एटम बम का आविष्कार बताओ किसने किया हुआ था। एटम बम, इसको 11th में आप पढ़ेंगे। एटम बम डिस्कवरी जानते हो क्या तुम्हारे पास, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया हुआ था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास देखो खतरनाक वैज्ञानिक थे। एटम बम का यानी आविष्कार किया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ में, ठीक है, मैनहट्टन परियोजना के निर्देश किया गया था। अब इनके जो तुम्हारे पास न्यूट्रॉन बम की डिस्कवरी की थी सैमुअल कोहेन ने, और रिवाल्वर की खोज किसने की थी आपके सामने, सैमुअल कोल्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये सब भैया रिवाल्वर हुआ खोज के बैठे हुए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा 79, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता, लगभग 1 के बराबर होता। इसी से सब कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक के तुम्हारे 0.0003 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास इतना खतरनाक क्वेश्चन दिया है जी भैया रे भैया। देखिए वायु का जो तुम्हारे पास होता है 1.0003 होता, पानी का 0.33 होता, हीरा का 2 यहाँ, या पर्सनाक नीति होता कैसे, यन बराबर क्या होता है साइन आई बटे में साइन आर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें साइन आर तथा साइन आर की वैल्यू देखी जाती है, उसी के द्वारा ये काम होता है। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने। 80 नंबर क्या हो, ऊपर उठाए गए हथौड़े, ठीक है, हथौड़े के पास क्या होता, मतलब कोई ऊपर उठाया गया हथौड़ा तो उसको पकड़ा यानी पटका जाएगा तो स्थिति, क्योंकि स्थिति जैसे अब बता इतना देर से मारेंगे तो नहीं चोट लगे, इसी को बहुत तेज से मारेंगे, दूर से करेंगे तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आदमी को बहुत तेज चोट लगेगा। तो ये सब साइंस से था। अब यार इतिहास वगैरह से आएगा 10 क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैथ आएगा आपके सामने, फिर रीजनिंग वगैरह आ जाएगा। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य, ठीक है, साहित्यिक नृत्य शैली से है, मतलब दीपिका जो रेड्डी थी उनका किससे रिलेशन है। यहाँ पर क्या लिखा, कुचिपुड़ी से है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर लिख रखा है दीपिका रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी साहित्य नृत्य से है। दीपिका रेड्डी तेलंगाना राज्य के कुचिपुड़ी यानी नृत्यज्ञ और राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत। इनका जन्म कब, 15 सितंबर 1956 को यानी हैदराबाद में हुआ था। इन्हें डांस के क्षेत्र में कई अवार्ड मिले, 2017 में, 2016 में, फिर क्या 2022 वगैरह में, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यहाँ से आ जाते हैं यानी 82 नंबर क्वेश्चन। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। हर एक बच्चे को पता है आरबीआई के द्वारा की जाती है। ठीक, एसबीआई नहीं, एसबीआई एक बैंक का नाम, ये छापता है, आरबीआई इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सब बैंक का नाम है। 83 नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाता है आपके सामने, यहाँ पर आ जाती है 83। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, मतलब भारत का आज़ादी के बाद तुम्हारे पास पहला चुनाव 1951 में किया गया था। 1951 को भी कब, 25 अक्टूबर 1951 को किया गया था। ठीक है, अब आपके सामने शुरू किया गया था उस समय। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना पर जोर देता है, मतलब इसमें से कौन सा है जो हमारे पास संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, अनुच्छेद 51A के तहत जाता है। ठीक है, 51A और C के अंतर्गत आता है। 85 नंबर तुम्हारे पास क्या, ये अलग अलग होता है, इस सबका अनुच्छेद थोड़ा सा देख लेना। अनुच्छेद AC के अंतर्गत भारत की प्रभुत्व, एकता, अखंडता को रक्षा के लिए किया जाता है। यानी 51 नंबर का AD जो होता है देश की रक्षा, 51 नंबर AE जो होता है भारत के सभी लोग समरसता और सम्मान पर प्रभुत्व का तुम्हारे पास लिए होता है। 51 नंबर का A जो F होता है संस्कृति तथा गौरवशाली के लिए महत्वपूर्ण निरीक्षण करता है। ठीक है, अब क्या आ जाते हैं यहाँ पर 56 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, वह नदी, ठीक है, यदि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है।
पूरब वाला सीमा को चिन्हित करते हुए भैया तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या लिख रखा, देखिए यहाँ पर, ठीक है, यानी पूर्वी पूछा है जी, पूर्वी हिमालय ब्रह्मपुत्री है जी, ये का लगा रहे हैं यहाँ पर, काली से रॉन्ग हो जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इटली की राजधानी बताओ, इटली की राजधानी कहाँ है, रोम है, तो रोम पे टिक मार देना यहाँ से। ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, मून की स्टडी करते हैं, मून की स्टडी करते हैं, उससे क्या बोला जाता है। पहले दे रखा आपके सामने सेलोनोलॉजी या कॉस्मोलॉजी, जो स्टडी करते हैं वो कॉमर्स के बारे वगैरह में। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। चंद्रमा की स्टडी क्या कहलाती है आपके सामने, सेलेनोलॉजी कहलाती है, इसको थोड़ा सा कर देना। कॉस्मोलॉजी तुम्हारे पास किसके, ब्रह्मांड का अध्ययन किए जाते हैं। हाइड्रोलॉजी तुम्हारे पास आइरिस की स्थिति, जो तुम्हारे पास पैलेंटोलॉजी ग्रह का यानी ग्रहों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्या लिख रखा, यानी 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के यानी संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की हुई थी। ठीक है, ये किसने की हुई थी आपके सामने, यहाँ पर DB सर यानी क्या होता है, सावरकर ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से। 1899 में मित्र मेला नामक गठन तैयार किया गया था। 1904 में नाम बदल कर क्या होगा, अभिनव भारत है, ठीक है, के रूप में रखा गया था। ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, तो अभिनव भारत तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, यानी BD सावरकर के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी। 89 नंबर क्या दे रखा आपके सामने, यहाँ से लिख रखा, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकारी का युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई डैश में हार गया था। मतलब किससे वो हारे थे, ठीक है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। औरंगजेब से यानी से हार गया। ठीक है, तो ये औरंगजेब की कहानी थोड़ा सा सुन लेना। 90 नंबर औरंगजेब, यहाँ देखो लिख रखा, यानी 1658 में सामूगढ़ के युद्ध औरंगजेब और मुराद की सेनाओं के मुकाबला शाही सेना से हुआ था। जिसका नेतृत्व द्वारा सिकोह कर रहा था। इस युद्ध में दारा सिकोह पराजित हो गए और दारा की पराजय का मुख्य कारण मुसलमान सरदारों के विश्वासघात और औरंगजेब के योग्य सेनापति थे। ठीक है, मुगल देखो, इसके बाद मुगल साम्राज्य के नेतृत्व में औरंगजेब इतने से इतने द्वारा तक किया था, राज किया हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। मतलब इसमें से तुम्हारे पास अंतिम आक्रमण कहाँ पर हुआ था, सोमनाथ में। जो सोमनाथ भैया सोने की मंदिर है, सोमनाथ इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, मोहम्मद गजनवी पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण कब, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात में था। ठीक है, मंदिर से लूटे यानी कि लूट कर उसे करीब इतना लाख दीवार की संपत्ति यानी हाथ लगी। ठीक है, अब यानी 20 लाख दिनार कि अब सोमनाथ की रक्षा के लिए, सहायता के लिए तुम्हारे पास के कारण अलीवाड़ा शासक के महमूद गजनवी ने आक्रमण किया हुआ, तो उसमें बहुत सारा सोना वोना लूट ले गए थे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इनकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं क्या बोल दिया गया है यहाँ से। इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, अनुपस्थित। ये वाला जो तुम्हारे पास अनुपस्थित है, इसका तुमको रीजन बताना है। इसको ट्रिक से यानी रीजनिंग थोड़ा सा होता है। देखिए याद रखना, चलते हैं एक एक करके, इसको तुम्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। क्या दे दिया गया है यहाँ से, पहले 3 पे आते हैं। 3 और मल्टीपल में 2 माइनस में 1, तो तुम्हारे पास 3 दूनी 6 2 5, यानी इसको फॉलो ये कर रहा है। तो मतलब इसमें देखा जाए तो 2 माइनस 1 का अंतर है। इसमें बताओ 5 दूनी 10 और 10 में से तुम्हारे पास क्या कर देंगे 2, यानी 2 माइनस 2 का अंतर है। ठीक, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 दूनी, ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 में से तुम्हारे पास 3 माइनस करेंगे, 2 माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 2 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा 2 माइनस में 5 हो जाएगा। 2 माइनस में 5 करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा। तो ऐसे तुमको करना, 39 सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे सोचना पड़ेगा, ये रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है। 92 निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाले अक्षर युग्म को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो तुम्हारे पास आने वाले अक्षर है उसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए
एरो देखा ऐसे देखना है तुम्हारे पास, ई जो है ठीक है ई एन हो जाएगा जो एफ और ओ से रिलेशन बनाता है, और जी जो है ठीक है जी और पी एच और आपके सामने क्यू होगा। इसमें ई और एफ में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। एन और तुम्हारे पास ओ में देखा जाए तो एक का अंतर है, ठीक है। जी जो तुम्हारे पास एच है एक का अंतर है, ठीक है। पी के बाद क्यू आता है, ठीक है, पी क्यू मतलब एक का अंतर है। तो अब पी में तुम्हारे पास क्या कर दिया, एक जोड़ दिया जाए, ठीक है। पी में एक जोड़ दिया जाए ना, ठीक है, रुक जाओ, इसके ये इससे रिलेशन, ये इससे रिलेशन, ये इससे रिलेशन बनाता तो ये इससे रिलेशन बनाता है, तो जो एच जाएगा आगे और क्यू जाएगा आगे। एच में तुम्हारे पास एक जोड़ दिया जाए तो आपके सामने एच के बाद आई आता है, ठीक। अब क्यू में एक जोड़ दिया जाए तो क्यू के बाद आपके सामने आर आता, आई और आर कहीं दिया है तो ये आपके सामने टिक मार दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है, 80 से 40% कम है, इसके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। 40% मतलब 60 का डिफरेंस होता, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो 80 हो जाएगा, गुणे में 60% का 100 निकाल लेते हैं, 1 1 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। 8 6 48 हो जाएगा, 48 मतलब ये सही हो जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर 3 यानी 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर गुणे में 5 7 पे क्यूब और y बराबर इतना दे रखा है, और y बराबर 2 का स्क्वायर यानी 3 पे क्यूब दे रखा है, 5 पे स्क्वायर 7 पे स्क्वायर, और z बराबर इतना दे रखा, तो x y z का HCF ज्ञात करेगा। HCF मतलब दोनों देखो कॉमन जिसमें दिखे तो उसी को, यानी कॉमन जिस पे दिखना चाहिए दोनों में। तो इसमें मान लेते हैं 2 पे घाते 2, इस पे 2 पे घाते 2 दिया गया, तो इससे 2 यदि लेगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 पे घाते 2 ले सकते हैं। चलो अब 3 देखो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर 2 है, और ये 3 यहाँ पर बट 1 का है, यहाँ पर जो कम रहता है उसी को लिया जाता है, यहाँ पर ले लेते हैं। 5 पे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 पे 1 है, 5 पे 2 है, तो इसको ले लो, गुणे में 5 हो जाएगा। 7 यहाँ पर 1 7 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पर, यहाँ 2 पर 1 7 यहाँ ले लो, ठीक है। गुणे में आपके सामने 7 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और गुणे में 3 और गुणे में 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है। और 3 चौका 12 गुणे में तुम्हारे पास 35, इसको गुणा करेंगे तो तुम्हारे पास 35 7 420 हो जाएगा, 420, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। मतलब इसमें से तुम्हें यह CF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्या क्या दे दिया गया, यहाँ पर से कूट से समझते हैं, ठीक है। ये दिया गया है, देखिए जो 4 है, ठीक है, ये 4 क्या होगा, यस हो जाएगा, ठीक है। 4 का आपके होगा 4 यस से लेके 5D से 9 आप तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, एम से हैशटैग दे रखा यू को, और $T से परसेंटेज इतना होगा 6A दिया गया है। अब ध्यान से सुनिए कौन किसको फॉलो करता है इसमें तुमको बताना। अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा जी, यहाँ पर इसमें से कौन सा है इसमें बताना पड़ेगा। पहला घटक सम संख्या है, पहला घटक तुमसे कह दिया सम संख्या है कि नहीं, पहला घटक आपके सामने क्या ले दिया है, सम संख्या हो जाएगा। नंबर सीधे लिख देते हैं, रुक जाओ एक कोई वर्ड बना देते हैं ना, जो 4 है, ठीक है, 4 को हम क्या बोल देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने यस ले लेते हैं और ये डी लेते हैं, यम, ठीक है। अब हम क्या बनाएं इसको, ठीक है। अच्छा ये दिया गया प्रश्न भैया, ये दिया गया है सब खतरनाक दिल हो भाव, रुका बता 4 के लिए यस, चलो हमने यस लिख दिया, यस ये यस याद रखना। 5 के लिए डी, तो 5 के लिए डी हो गया। इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, टी का प्रयोग कर लिया, तो आपके सामने टी हो गया। 9 नंबर पे क्या दे रखा, यम दे रखा, तो यम दे रखा। 4 नंबर पे तुम्हारे पास क्या दे दिया, दोबारा यस दिया है, तो यस ले लेते हैं, ठीक है, यस ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या दे दिया है यहाँ से, इस परसेंटेज के लिए देखो 4 पे तुम्हारे पास यस है, 5 पे तुम्हारे पास डी है, और ये तुम्हारे पास इस वाले का सिंबल तुम्हारे पास टी है, तो हमने टी लिख दिया। अब फिर 9 नंबर के लिए यम है, तो 9 नंबर के यम लिख दिया। 4 नंबर के लिए यस लिख दिया। परसेंटेज के लिए हमारे पास यल लिख दिया, और हैशटैग के लिए तुम्हारे पास यू लिख दिया, और 6 नंबर के ए लिख दिया। तो ये कहीं मैच कर रहा है उस पर टिक मार देना। यस डी टी नहीं हटावा, यस डी टी यम, ठीक है, यूँ नहीं मैच करता बाबू। यस ठीक है, ये तुम्हारे पास किस पे हो जाएगा, यस टी, ठीक है जी, यस तुम्हारी गड़बड़ कहीं हो रहा भाई, और कहीं से
जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, चौथे तथा छठे घटक को जी, यार फिर गायब तरीके रुको। जहाँ जहाँ 4 है तहाँ चौथे नंबर पे छठे नंबर को 4 और 6 को क्या करिए, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जी से करिए और इसको जी करने के बाद छठे को भी क्या करना, जी से करना पड़ेगा। है यार, 2 घटक को, ठीक है, संख्या जो चौथा पार किया गया है, ठीक है, तो इसको तुम्हें 2 से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी वाला, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये तुम्हारे पास ये जो 4 है इसकी जगह तुम जी का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जी देखो प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास फिर जो छठवां जी है, जो तुम्हारे पास छठा नंबर पे फिर जी का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो मतलब इसको कंसीडर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इनके बीच का तुमको अंतर ज्ञात करना है, माइनस, तो यानी 25 बटे में 18 यानी 12 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 3 24, 12 दूना 24, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 माइनस में 45 हो जाएगा, तो 5 बटे आपके सामने 24 हो जाएगा, 5 बटे 24, तो डी वाला ऑप्शन पे टिक मार देना। ये क्वेश्चन दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा के यदि टेक का कोड इतना है, कैट का कोड इतना है, तो केक का कोड क्या होगा, ठीक है, तो यानी तुमको ऐसे बताना पड़ेगा। देखिए इसके लिए तुम्हारे पास ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, 7 यानी T7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो नंबर दिया गया 7915 दे रखा, कैट के लिए यहाँ दे रखा है, तो हमसे केक के लिए कितना है 2, और ए के लिए यहाँ पर 9, के के लिए तुम्हारे पास 1 प्रयोग करोगे, ई के लिए यम, तो यहाँ पर 29 है, ठीक है, 2915 हो जाएगा, 2915 हो जाएगा, ठीक है, 2915, तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योग 1/3 में से किसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है, तो यानी तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए क्या दे रखा है, 7 11 13 17, यानी 5 से बड़ी होनी चाहिए, 18 से छोटी, इतनी संख्या हो गई, सबका 1 2 3 4, इन सबका हम क्या कर देंगे, तिहाई पूछा, 1/3 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, काट पीट के आ जाएगा आपके सामने 16, 14 16 वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, यह तुम्हारे पास 4 क्या होगा, 4 चौका 16, 4 वर्ग के बराबर होगा, तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम, यहाँ से सबसे कठोर तुमको बताना पड़ेगा, याद रखना डायमंड जो होता है नेचुरल होता है, ठीक है, यानी दुनिया का सबसे कठोर नेचुरल देखा जाए तो हीरा है। निम्नलिखित में से तुम्हारे पास है किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, कैंसर के उपचार में तुम्हारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव यानी कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, WBC को थोड़ा सा प्रमोट करता है, जो लड़ने में मदद करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने कितना 100 क्वेश्चन नॉन फार्मा प्लस में फार्मा पूरे डिटेल में क्या कर दिया, हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।